स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में। 30 क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास किससे प्रभावित है। विकास के बारे में बात कर रहा है, मतलब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है कि आखिर जो डेवलपमेंट होता है वो आपका किससे अफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से। ये ठीक है, विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से आपका डेवलपमेंट इफेक्ट करता है, स्कूली माहौल से भी इफेक्ट करता है और सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से भी इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है, क्योंकि विकास जो है वो एक क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास को अगर आप देखिएगा क्या है कि विकास विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है, जैसे आप स्कूल का माहौल और सामाजिक पारिवारिक प्रभाव तीनों से प्रभावित हो रहा है। ठीक है आपका, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है एक का, वो क्या होगा, आपका सही होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद आराम से आंसर मिल जाएगा, बस घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड हिंदी का होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों होगा। तो अगर आप कुछ वर्ड हिंदी का समझ में नहीं आएगा तो आपका इंग्लिश देख के आराम से आप वर्ड को समझ सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ, एसेशन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम एसेशन की बात करें तो एसेशन में क्या कहता है कि सेशन में कहता है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बालावस्था अनुभव सकारात्मक हो। ये सही है आपका, ठीक है, क्योंकि अभिभावक और अध्यापक दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थी का जो बाल्यावस्था है का अनुभव जो है वो सकारात्मक हो। कहने का मतलब पॉजिटिव हो, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कारण क्या दिया हुआ है, बालावस्था क्या है, अवस्था क्या है, आपका विकास के लिए एक संवेदनशील चरण होता है। ठीक है, विशेष करके संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। अगर आप देखिएगा, देखिए क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। इसलिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वयस्कों को सकारात्मक अनुभव सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए ए और आर जो दोनों सही है, आर जो है ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत छोटे बच्चों को समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए बहुत छोटे बच्चे, ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक संस्था नहीं, विद्यालय नहीं है बल्कि आपका परिवार है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, ये आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। परिवार जो है आपका समाजीकरण का क्या होता है, प्राथमिक संस्था होता है, उसके बाद आपका विद्यालय होता है। ठीक है, तो परिवार क्या होता है, प्राथमिक संस्था होता है, क्योंकि वो पहला स्थान होता है जहाँ बच्चा सीखता है, अपने मूल्यों को सीखता है। स्कूल और सहपाठी क्या होता है, द्वितीय संस्था होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। चलिए 3 का ऑप्शन बी जो है आपका सही है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। देखिए जिन पियाजे जी जो है आपका क्या दिए थे, कोग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी दिए थे। ठीक है, उसके अनुसार क्या होता है, बच्चे किस चरण में ये समझने लगते हैं कि वस्तुओं की आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे बात कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस का बात कर रहा है। ठीक है, और हम बार बार बोले थे आपको, पिछला जितना भी आपका सीडीपी के बारे में हम डिस्कस किए हैं, अब हम आपको बार बार बताए हैं जिन प्याजे के बारे में। ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में हम बताए हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका कहाँ आता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जो कि क्या होता है, संवेदीगात्मक होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है 4 का ए जो है सही है। फिर भी हम एक बार और बता दे रहे हैं आपको, अगर आप देखिएगा सबसे पहली बार इसमें क्या होता है, पहला स्टेज जो होता है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रखते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। और उसके बाद क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। कहने का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर वहीं पे आप दूसरा लेवल का बात कीजिएगा, देखिए पहला तो आपका क्या था,
सेंसरी मोटर स्टेज और 0 से 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दूसरा का बात कीजिएगा वो क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसका ये, है ना। ये वाला जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरा क्या है, तीसरा आपको हो जाता है कंक्रीट, ठीक है। क्या हो जाता है आपका, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका क्या है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। और ये क्या है आपका, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट को ही हम कहते हैं मूर्त, ठीक है। और औपचारिक को क्या कहते हैं, फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि क्या होता है, 12+ ईयर से एभव होता है, ठीक है। अब देखिए आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है वो क्या आता है, बच्चे के अंदर आत्म केंद्रित सोच आता है और प्रतीकों का प्रयोग होता है और संरक्षण का अभाव होता है, यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। लेकिन अगर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखिएगा वहाँ क्या होता है कि आपका कंजर्वेशन डेवलप होता है, कहने का मतलब क्या होता है, संरक्षण की समझ इसमें आ जाती है। किस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और तार्किक सोच आता है और वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, और क्या आता है, वेरिएशन आता है। अगर फॉर्मल स्टेज की बात कीजिएगा जो कि 12+ ईयर से बच्चों का है, वो वहाँ क्या आता है, अमूर्त चिंतन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, काल्पनिक तर्क आता है और समस्या समाधान बच्चा खोज पाता है। तो ये है आपका 4 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है आपको कि कंकरों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि दो कंकरों के दो समूह मिलकर 4 कंकर का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है, देखिए। अगर ये देखिएगा आपका, देखिए कि बच्चा कंकर से खेल रहा है, खेलते खेलते वो क्या करता है, दो कंकरों का दो समूह मिलाकर 4 कंकर का एक समूह बनाता है। दो कंकर मिलाया, 4 कंकर का एक समूह बना। तो बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है, अगर ये अनुभव का आप बात कीजिएगा, अभी जस्ट आपको एक कंजर्वेशन का हम बात किए तो ये आपको क्या दर्शाता है, संरक्षण की अवधारणा दर्शाता है। तो आपका ए जो है, आपका ऑप्शन जो ए है वो सही है, कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन का ये दिखाता है, और इसमें क्या है, संरक्षण का अर्थ ये होता है कि समझना है कि भौतिक सजावट में बदलाव के बावजूद मात्रा वही रहता है, ठीक है। मतलब कि भले उसका भौतिक सजावट बदल गया, पहले 2 और 2 था लेकिन 2 और 2 मिलकर क्या हुआ, 4 हुआ। तो सजावट बदल गया लेकिन सजावट बदलने के बाद भी जो उसका मात्रा था वो क्या था, सेम था। यही होता है आपका, क्या होता है, कंजर्वेशन, ठीक है। 5 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच्चे बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह के तर्क किस चरण को दर्शाता है, देखिए क्या कह रहा है कि अपने गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापक द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके, ठीक है। अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करते हुए, देखिए निशा अपना गृह कार्य पूरा कर लेती है, इसलिए कर लेती है ताकि अगर पूरा ना होने के कारण से क्या होता है कि अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बचे, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्टेज को वो दर्शाता है। अगर आप कोहलबर्ग की बात कीजिएगा, कोहलबर्ग तो आपका देख ही लिया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा इसमें क्या है, वो लॉरेंस कोहलबर्ग ये बताते हैं कि बच्चों में सही गलत की जो समझ होती है वो क्या आती है, उम्र के साथ विकसित होती है, ठीक है। अगर हम इसके स्टेज और लेवल का बात करेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग जो 3 लेवल में चीजों को बांटे थे और 6 स्टेज में बांटे थे, ठीक है। अगर पहला लेवल का बात कीजिएगा वो क्या था आपका, जिसको हम 0 से 7 वर्ष के इसमें रखे थे, वो था आपका क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। जिसको हम किस में रखते हैं, 0 से 7 ईयर्स के बीच में, ठीक है। और एक उसके बाद आपका क्या आता है, आपका आता है ये कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसको हम परंपरागत कहते हैं, इसको ये दूसरा लेवल आ जाता है, कन्वेंशनल लेवल। ये आपका आ जाता है 7 से 12 ईयर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फॉर ये मतलब कि
तीसरा लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम किस में रखते हैं, 12+ एयर में रखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात कीजिएगा ना, देखिए हर लेवल में दो स्टेज होता है आपका, ठीक है। अगर पहले लेवल की बात कीजिएगा, पहले लेवल में दो स्टेज है। दो स्टेज में पहला क्या है, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुक्त। कहने का मतलब है बच्चा नियम इसलिए मान रहा ताकि उसको सजा नहीं मिले। बच्चा नियम इसलिए मान रहा है इसको सजा नहीं मिले, ठीक है। बच्चा बस नियम डर की वजह से मान रहा है कि भाई हमको जो है सजा नहीं मिले। और जो अगर आप दूसरा स्टेज का बात कीजिएगा, वो कहता है स्वार्थ और लेन देन उन्मुक्त। कहने का मतलब हम आपकी तभी मदद करेंगे आप मेरी मदद करेंगे। अगर हमको आपसे फायदा होगा तभी हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पे लेवल 2 में बात करें, कन्वेंशनल लेवल की बात करें, परंपरागत में, इसमें क्या कहता है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के लिए कि हम टास्क पूरा करके आ रहे हैं ताकि हमको अध्यापक के सामने शर्मिंदा होने से बच सके हम, ठीक है। हम चीजों को पूरा कर रहे हैं, जो शिक्षक कह रहे हैं हम उसके सामने में अच्छा रहे, क्यों, हम अच्छा बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था उन्मुखता, कहने का मतलब है इसमें कि कानून और नियमों का पालन जरूरी है ताकि व्यवस्था बनी रहे। अगर आप 6 का आंसर देखिएगा, देखिए गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा तो ये आपका ऑप्शन जो है सी क्या आ जाएगा, कन्वेंशनल लेवल। कहने का मतलब है लेवल 2 में आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की में आ जाएगा, है ना। अगर लेवल 3 की बात करते हैं, वो आपका क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। इसमें क्या होता है, जो पांचवा स्टेज होता है वो आपका सामाजिक अनुबंध अनुरूपता होता है। क्या कहता है कि कानून समाज की भलाई के लिए होते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, बदले जा सकते हैं, ठीक है। अगर छठे स्टेज की बात कीजिएगा, वो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, ठीक है। नैतिक निर्णय सार्वभौमिक मूल्य जैसे न्याय और समानता पर क्या होता है, आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 का जो ऑप्शन सी वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है लेवागस्की का सिद्धांत मुख्यतः खाली जगह से के विकास करने वाले पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए अगर वैगोस्की का हम बात करेंगे, वैगोस्की किस पर सिद्धांत दिए थे आपका, वो दिए थे सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कहने का मतलब है वैगोस्की जो बात करते हैं, वैगोस्की बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कि सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिए थे, ठीक है। उसके देखिए इसके वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है, सीखना समाज भाषा और संस्कृति के माध्यम से होता है। इसमें अगर बात कीजिएगा, ये सोशियो कल्चरल थ्योरी का बात की थी, ठीक है। मतलब कि बच्चे का मानसिक विकास जो होता है बड़ों बड़ों और साथियों के साथ बातचीत से होता है। मतलब कि बड़ों के बातचीत या साथियों से बातचीत करते हैं तो उससे होता है उसका विकास। और पहले सीखना सामाजिक स्तर पर होता है फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है, ठीक है। पहले पहले जो सीखना होता है वो सोशल लेवल पे होगा ना, सामाजिक स्तर पे होगा। तभी तो हम इंडिविजुअल लेवल यानी व्यक्तिगत स्तर पर सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए वैगोस वैगोस्की में आप तीन टर्म देखेंगे, एक जेडपीडी देखेंगे, एक एमकेओ देखेंगे। देखिए एक आप जेडपीडी देखेंगे, एक आप एमकेओ देखेंगे और एक आप स्कैफ फोल्डिंग देखेंगे, ठीक है। एक क्या देखेंगे आप, स्कैफ फोल्डिंग देखेंगे। देखिए ये जेडपीडी क्या होता है, यहाँ बच्चा अपने से भी काम कर सकता है या हो सकता है कोई काम उससे पूरा नहीं हो, कुछ करते करते वो कहीं फंस जाए। और जहाँ जिस काम में वो फंस जाता है उसको हेल्प किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग। लेकिन उसको हेल्प कौन करता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स करता है। वो आपका माँ बाप हो सकता है या आपसे जो ज्यादा जानकारी रखता है। अब हेल्प किस तरीके से करता है, बस टेम्पोररी हेल्प। कहने का मतलब है कुछ फोटो दिखा दिया, कुछ हिंट दे दिया, कुछ बता दिया, थोड़ा सा बताता है, पूरा नहीं। तो ये चीज आपका होता है जेडपीडी, एमक्यू और स्केप फोल्डिंग, ठीक है। मतलब स्केप फोल्डिंग मतलब सहारा देना। कहने का मतलब है कि बच्चों को हम क्या करते हैं, अस्थायी सहायता प्रदान करते हैं। जिस और जब वो अस्थायी सहायता देते हैं तो थोड़ा सा बताए फिर वो अपना काम कर रहा है। तो ये चीज होता है। और इसमें भाषा, भाषा का जो महत्व भूमिका बता है वागस्की, क्या बता है कि भाषा जो है सोचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। भाषा और विचार साथ साथ क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है।
और जो देखिए आप सोशल स्पीच होता है, सामाजिक भाषा होता है, निजी भाषा होता है, आंतरिक भाषा होता है, ठीक है, ये सब चीजें। और जो ये वैगोस्की के अनुसार जो टीचर जो काम करता है वो आपका फैसिलिटेटर होता है, और क्या होता है, गाइड होता है। कहने का मतलब है मार्गदर्शक, और क्या होता है, सहायक होता है, केवल जानकारी देने वाला नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और बच्चे बच्चे जो है योग्य साथियों से बेहतर सीखते हैं, मतलब अपने साथियों के बीच में भी रह के जो योग्य है उससे भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखिएगा, वैगोस्की के सिद्धांत मुख्यतः खाली जगह विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो ये किसकी व्याख्या करता है, ये सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। मतलब वैगोस्की का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा हो गया, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। सात का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में क्या कहता है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पार इसके फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अभी जस्ट बोले इसके फोल्डिंग, या विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं का प्रतिबंध लगाना चाहिए, या विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, या विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बन देना चाहिए। तो अभी जस्ट बता इसके फोल्डिंग, वैगोस्की का बात कर रहा, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पार मतलब इसके फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं, अब वो जो सहायता देगा कौन देगा, हम क्यों देगा, है ना। मोर नॉलेजेबल अदर्स, वो कोई भी हो सकता है जो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा, कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है, वो निम्न में से किसे प्रधानता देती है। ठीक है, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, या पाठ्यक्रम को पूरा करने को, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो इसमें किसको, किसकी बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो हमेशा क्या करेगा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को, ठीक है, क्या करेगा, प्रधान जोर ये करेगा। देखिए, प्रधानता देगा, ठीक है। और एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, कठोर कार्यक्रम पाठ्यक्रम या परीक्षाओं के बजाय हमको जो है विद्यार्थियों के अनुभवों और मतों को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देंगे, अनुभव और मतों को विद्यार्थी के। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हॉवार्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही। देखिए, हॉवार्ड गार्डनर जो है वो आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस दो दिए थे, वो 8 तरह का दिए थे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा, बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, या बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, या विभिन्न प्रकार की बुद्धियां के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, या बुद्धियों के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम क्या है, आपका माध्यम है। तो आप इसमें कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। तो 10 का क्या है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। हम पहले ही बोल दिए कि गार्डनर जो है आपके 8 तरह का क्या दिए थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। और अगर गार्डनर ने सुझाव दिया कि केवल आईक्यू जो है वो स्कोर के बजाय विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर होते हैं। तो विभिन्न प्रकार का बुद्धि है तो उसका विभिन्न क्या होगा, स्तर होगा। तो 10 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षीय वातावरण संज्ञान को सुसाधित करता है। ठीक है, क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, सुसाधित करता है, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा यहाँ पे मु- मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, या भययुक्त और धमकी भरा, या अगमय और बहिष्कारी, या उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है, 11 का अगर आप देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि मुद्रक संपन्न और संसाधन पूर्ण, कहने का मतलब है कि वातावरण क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है, 11 का ऑप्शन ए। ठीक है, समकालीन सिद्धांत मुद्रा संपन्न और संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, जेंडर का बात कर रहा है। जेंडर क्या सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है, या पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, या
अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है या एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो ये आपका क्या होता है, ये एक समाज जेंडर जो होता है ना, वो एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, जिसका ये मतलब है कि सामाजिक संरचना और भूमिकाओं द्वारा निर्मित होता है ना, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ठीक, जिसका मतलब यही है कि सामाजिक संरचना और भूमिकाओं द्वारा क्या होता है, ये चीज निर्मित होता है। तो हम कह सकते हैं जेंडर एक सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है, 12 का ऑप्शन ए। ठीक है, 12 का क्या, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए इसमें देख लिया आप, जेंडर जो है सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है, लेकिन अगर वहीं लिंग का बात होता तो वो क्या होता, वो जैविक है ना। लेकिन यहाँ जेंडर का बात कर रहा है, ये जो है समाज के द्वारा तय किया गया क्या है, पुरुष और महिला के गुण और भूमिका का बात करता है। तो 12 का ऑप्शन ये जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जिन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने में ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, समावेश या प्रतिवर्ती सोच या लाक्षणिक प्रक्रियात्मक या संरक्षण क्या कहलाती है। इसमें आप बात देखिएगा तो ये आपका लक्षणिक क्या होता है, प्रकार्यता होता है। कहने का मतलब होता है कि आप इसको सिम्योटिक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तुओं के मौजूद ना होने पर, देखिए क्या होता है, वस्तुओं के मौजूद ना होने पर उन्हें क्या करता है, प्रतीकों के माध्यम से, जैसे शब्द के चिन्ह, शब्दों या चिन्ह को दिखा के माध्यम से, दिखाने के माध्यम से हम क्या करें, प्रदर्शन की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम लाक्षणिक प्रक्रियता कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को 13 का ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है ना। मतलब है देखिए, वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में क्या है, चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता को ही हम क्या कहते हैं, लाक्षणिक प्रकार्यता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सीमियोटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावित है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का बात कर रहा है। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट का बात कीजिएगा, ये क्या होता है, समय पर सहायता और फीडबैक प्रदान कर ले, शिक्षकों की प्रगति को समझने हेतु प्रभावी है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के अधिगम प्रगति को समझने, ताकि उन्हें तदानुसार सहायता प्रदान की जा सके। कहने का मतलब है ऑप्शन सी जो है वो आपका सही ऑप्शन आंसर है। ठीक है, 14 का आपका ऑप्शन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट का बात कर रहा है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट का यहाँ बात नहीं कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अधिगम की प्रगति को समझने के लिए बीच बीच में ये चीज किया जाता है, ताकि अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए हम करते हैं ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अभिकथन ए, ठीक है, इसका मतलब आपको क्या कह रहा है, असर्शन, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों को मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इनक्रीज आप बच्चों को कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका असर्शन जो है वो सही है। अगर आप बात कीजिएगा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंधित, ये गलत है। ठीक है, तो बस आपका ए सही है, किंतु आर गलत है ना। जब आर गलत है तो वो सही व्याख्या नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। 15 का ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी का प्रारूप लक्षण है। देखिए एडीएचडी क्या होता है, जिसमें कहने का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं, बच्चा लंबी अवधि तक किसी चीज पर निरंतर, मतलब चीजों को देख नहीं सकता, अपने आप को कहीं पे पढ़ रहा है, ज्यादा देर तक नहीं बैठ के पढ़ सकता, ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ऑप्शन अंतर देखिएगा, क्या कह रहा है कि हम प्रारूपी लक्षण है, तो आवेगशीलता। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है, आवेगशीलता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 तो आपका हो ही गया है। चलिए 16 का ऑप्शन सी, कहने का मतलब है कि आवेगशीलता। आवेगशीलता का यही मतलब होता है कि जो एडीएचडी से पीड़ित बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि बिना सोचे समझे काम करते हैं और एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम सख्तताओं
जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है कह रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए अधिगम सशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थियों एक जैसे होते हैं, या अधिगम सशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं, या अध्यापक केंद्रित शिक्षा छात्र अधिगम सशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, या अधिगम असशक्त तांत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। अगर आप देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन देखिए, पठन वैकल्य। ठीक है, पठन वैकल्य कहने का मतलब है क्या कह सकते हैं, डिसलेक्सिया कह सकते हैं। ठीक है, और गुणज वैकल्य, ठीक है, और डिस्कैलकुलिया कह सकते हैं इसको, इत्यादि के संदर्भ में सही। तो अधिगम असहिष्णुता तांत्रिक क्या है, संबंधता और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि 17 का ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है, 17 का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका, ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ये लर्निंग डिसेबिलिटी का यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि श्रवणबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। देखिए, जिसको श्रवण बाधिता कहने का मतलब जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो कौन सा जो तरीका है वो प्रभावशाली नहीं होगा। दृश्य गतिज या व्याख्यान या क्रिया आधारित या हम बहुसंवेदी। कहने का मतलब है कौन सा प्रभावशाली नहीं होगा, व्याख्यान विधि। ठीक है, क्योंकि देखिए उसको सुनने में ना दिक्कत है भाई, तो ये ऑप्शन सही है। व्याख्यान प्रभावी नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से सुनने पर निर्भर है। दृश्य और स्पर्श विविधा जो है उसके लिए क्या है, बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात कर रहा है, कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं ना, ठीक है, जिनको जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, या मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, या विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, या पाठ्यचर्या सवरण के लिए लचीलापन रखना। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि मानकीकृत पाठ्यचर्या को क्या करना, लागू करना। कहने का मतलब है कि ये जो है हम ये कदम क्या करते हैं, नहीं अपनाना चाहिए हम लोगों को। क्यों नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इन छात्रों को लचीलेपन और संवर्धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे छात्रों को जो है लचीलेपन और संवर्धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है 19 का वो आपका क्या है, सही है। ऑप्शन बी 19 का वो सही है आपका। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक चीज आप ये भी मान सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे को मेन है कि लचीलेपन और चुनौतीपूर्ण काम करने की जरूरत होती है। एक जैसा मतलब कि आप स्टैंडर्डाइज सिलेबस उनके लिए क्या होता है, वो बोरियत भरा होता है, बस ये समझ जाइए, है ना। तो 19 का हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का बात कर रहा है ना। ठीक है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है आपका में संलीनता से जूझते विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न से क्या प्रभावी होगी। जो संलीनता का कहने का मतलब है ऑटिज्म कह सकते हैं हम। ठीक है, कि जूझते मतलब विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्न से क्या प्रभावी है। अधिगम उपागम का निरंतरता रखना, या कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, या उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, या उन्हें विशिष्ट संख्या में ही पढ़ना। तो इसमें जो होता है ना, इसमें आप क्या कह सकते हैं, अधिगम उपागम की निरंतरता रखना। कारण है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को निश्चित दिनचर्या और निरंतरता पसंद होती है। कंसिस्टेंसी जो है बच्चों को पसंद होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे बच्चों को मतलब कह सकते हैं 20 का जो है ऑप्शन ए वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अधिगम
अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते, देखिए सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार बच्चे किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, वयस्कों के निष्कर्ष से निकल करके नकल नकल द्वारा या अपने वातावरण से संकर या संगतता द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि संकर रूप से मतलब कि खोजबीन और बातचीत करके सीखा गया ज्ञान क्या होता है, अस्थाई होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी 21 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते जो उनके जीवन से संबंधित होते हैं। ठीक है, या प्रासंगिक संदर्भ के संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, या असंबंधित खंडों को प्रस्तुत की जाती है, या उदाहरणों का उपयोग करके विस्तार देखिए कौन सा भूल जाता है आपका, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। तो अगर उसके जीवन के संबंधित होगा तो वो जल्दी भूलेगा नहीं, ना भूलेगा। या उदाहरणों से अगर उपयोग करके विस्तारित किया जाएगा तो उस चीज को भी वो जल्दी नहीं भूलेगा। तो हम कह सकते हैं 22 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज का जो उदाहरण है, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, या A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, या भारत को आजादी कब मिली थी, या अगला लीप वर्ष कब होगा। देखिए क्या करा, प्रक्रियात्मक ज्ञान कह रहा है। तो हम कह सकते हैं पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये प्रोसीजरल क्या है आपका नॉलेज है। ठीक है, क्या है आपका प्रोसीजरल नॉलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। सुसाधित हेतु एक एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि विषय क्या कह रहा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, या संप्रेत्य मानचित्र के उपयोग को हतोत्साहित करनी चाहिए, या विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या करा, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है 24 का वो क्या है, सही आंसर है। मतलब कि आप अपॉर्चुनिटीज दीजिए नॉलेज कंस्ट्रक्शन करने का बच्चों को। ठीक है, एक टीचर को ये प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। 24 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। यहाँ कहता है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में कठिनाई महसूस कर रही है। आप कोई सवाल दिए हैं, आपकी क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा। दी गई समस्या में से और अधिक गैर जरूरी जोड़ देंगे, या उन्हें सामग्री के परंपरागत उपयोग के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, या उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी का उत्पन्न कर उन्हें समान समान की समस्याएं जो उन्हें पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। देखिए आप उसको क्या कहेंगे, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर क्या कहेंगे, चिंतन करने के लिए कहेंगे। तो 25 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, जब प्रोत्साहित करेंगे तभी ना वो आप वो कर पाएगा चीजों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कहता है अभिकथन क्या कह रहा है, एसर्शन कह रहा है एक ऐसा कक्षा, ठीक है, माहौल तैयार करने जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। ठीक है, मिसकंसेप्शन जो होता है ना उसको क्या कर सके, व्यक्त कर सके। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कारण प्रां प्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत या महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सीखने की प्रक्रिया के लिए क्या होता है, भ्रांतियों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। तो 26 का जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब बच्चे अपनी गलत धारणाओं को बताते हैं तभी शिक्षक क्या करते हैं, उन्हें
सुधार कर पाते हैं। अगर मिसकंसेप्शन है बच्चों को वो बताएंगे तभी ना कोई शिक्षक उस चीज को सुधार कर पाएगा। तो ये चीजें, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या कहता है? विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खाली जगह के भाव को महसूस करेंगे। देखिए, सीखने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे, अभिप्रेरित होंगे अगर वे निराशा, शर्म, खुशी या कुंठा, खुशी, ठीक है, खुशी है ना, खुशी और रुचि सीखने की आंतरिक शक्ति को क्या करती है? बढ़ाती है, मतलब मोटिवेट करती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? किस प्रकार के लक्ष्य? तो महारत अभिमुखी या कार्य परिहित या प्रदर्शन या प्रतिस्पर्धा। तो महारत अभिमुखी कहने का मतलब है मास्टरी ओरिएंटेटेड, ठीक है। इसका अर्थ ये है केवल अंकों के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि विषय की निपुणता हासिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। ऐसा थोड़े कि हमको एग्जाम में बस नंबर लाने के लिए सीखना है। उनको उसको सीखना है ताकि आगे भी उसका काम आए। ये नहीं कि बस नंबर लिए, पास हो गया, खेल खत्म। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या कह रहा है? कुपासन या विद्यार्थियों की सहभागिता या दंड या अभिसंज्ञान। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, कौन प्रभावित करता है आपका? देखिए, कौन प्रभावित है? सकारात्मक कर रहा है ना, नकारात्मक का बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ आपको क्या होगा? सहभागिता हो जाएगा, विद्यार्थियों की सहभागिता। और आपको क्या हो जाएगा? अभिसंज्ञान। तो हम कह सकते हैं दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन डी में है ये आपका आंसर। दंड नहीं, कुपोषण नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं। 30 कहता है कि विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में खाली जगह भूमिका निभाते हैं। देखिए, विद्यार्थी ज्ञान सर्जन में कैसी भूमिका निभाते हैं? वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय भूमिका। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो सही है। कहना लगा आधुनिक शिक्षा छात्र के अनुसार क्या होता है? छात्र खाली बर्तन नहीं है बल्कि वो ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते रहते हैं ना, एक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से हम 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, खुश रहिए, आपसे विदा ले।